वेलकम टू स्टडी फंडा गाइस। आज की वीडियो में हम लोग मार्च के थर्ड वीक के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। 15 मार्च से लेके 21 मार्च तक का जो करंट अफेयर है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपकी एक और वीडियो आएगी मार्च से रिलेटेड। ओके, नाउ आप लोगों को मालूम होगा आरआरआर को जो नाटू नाटू सॉन्ग्स है उसको एक ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। उसके बाद आरआरआर जो है वो काफी न्यूज में है। ये जो मूवी आई थी आप लोगों ने देखी होगी, किस किस की थी? एनटीआर की और रामचरण तेजा की। ओके, अब इसमें जो दो कैरेक्टर थे, अल्लूरी सीतारामा राजू, कोमारम भीमा, ये बेसिकली किससे इंस्पायर्ड है? ओके, तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था। नाउ यूपीएससी ने ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है ट्राइबल रिवोल्ट से रिलेटेड। जैसे उलगुलन और द ग्रेट टुमुल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। और ये लेटेस्ट जो आपका यूपीएससी सिविल सर्विस का पेपर होता है 2020 का क्वेश्चन है। ओके, और आप लोगों को मालूम होगा जैसे 3C, सीडीएस, सीएपीएफ और सिविल सर्विस, ठीक है, इनके क्वेश्चन ना आपस में एक दूसरे में रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो आप लोग मुझे इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताना। हम करते हैं अपने आर्टिकल को स्टार्ट। ठीक है, इसका आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, इसका आंसर क्या होगा। नाउ कोमारम भीमा, ये जो है भीम जो है वो गोंड ट्राइब से बिलोंग करते थे। ठीक है, कोमारम भीमा। तो आप लोगों ने मूवी में भी देखा होगा, बार बार गोंड ट्राइब के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, राइट। और दो ही वाज इलिटरेट इन, ये बेसिकली इंस्पायर्ड थे किससे? जो बिरसा मुंडा के वो थे ना, मूवमेंट वगैरह थे, उनसे इंस्पायर्ड थे। और यहाँ पे एक बात याद रखना बस, यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे आता है, यूपीएससी में ना डायरेक्टली वो आपको कीवर्ड दे देंगे। जैसे बम्बरम एंड दुपापेटी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, ये क्या थे? ये बेसिकली कुछ टैक्स लिए जाते थे कि कैसे टैक्स, जैसे ग्रेजिंग कैटल टैक्स हो गया, या कलेक्टिंग फायरवुड फ्रॉम कुकिंग। अगर मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती थी, ये मतलब अपनी जो कैटल नहीं होती उनको चरा रही है, या फायरवुड को कलेक्ट कर रही है कुकिंग के लिए जंगलों से, तो जो निज़ाम होता था ना, निज़ाम होता था वहाँ का, वो इनसे टैक्स कलेक्ट करता था। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को इतना मालूम होना चाहिए, बमब्रम और दुपापेटी कुछ टैक्सेस से रिलेटेड है। नाउ लास्ट जो भीम है, इन्होंने मैसेज दिया था जल जंगल जमीन का। आप लोगों को मालूम होगा कि जो ट्राइबल पीपल है, जल जंगल जमीन का इनके लिए एक स्लोगन होता ही है। ओके, इवन आप लोगों ने जब आरआरआर मूवी देखी होगी, एंड में बिल्कुल जब मूवी खत्म हो जाती है उसके बाद जल जंगल जमीन का एक स्लोगन आप लोगों को अपीयर होता है स्क्रीन पे, राइट। चलो, ये तो जो भीमा का कैरेक्टर आई थिंक ये एनटीआर ने प्ले किया था। नेक्स्ट है ये सीतारामा राजू। अब इसमें जो रंपा रिबेलियन था ना, ये आप लोगों के लिए इस साल इंपॉर्टेंट हो चुका है कि रंपा रिबेलियन ऑफ 1992 आपको ईयर याद रखना है। प्लस में इस रिबेलियन को आप लोग मन्यम रिबेलियन भी कहते थे। कौन सा? मन्यम रिबेलियन। ओके, एक ट्राइबल अपराइजिंग थी, यानी कि एक ट्राइबल रिवोल्ट था जिसको लेड किया था किसने? अल्लूरी सीतारामा राजू ने। क्लियर है? ओके, ये कब स्टार्ट हुआ था? अगस्त 1992 में। अगर आप लोग देखोगे इंडियन हिस्ट्री में इस टाइम पे क्या चल रहा था, मुझे ये बताना। मॉडर्न हिस्ट्री में इस टाइम पे कौन सा इवेंट चल रहा था 22 के अराउंड? ओके, काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, तो आप लोगों को आई होप अब ये चीजें समझ में आ गई होगी कि दोनों कैरेक्टर कौन थे। भीम जो थे गोंड ट्राइब से बिलोंग करते थे, रामपा जो ये अल्लूरी सीतारामा राजू, ये रंपा रिबेलियन से रिलेटेड थे। ओके, सिर्फ आप लोगों को इतना ही मालूम होना चाहिए। दैट्स ऑल। चलो, नाउ इंडिया प्लान न्यू सिक्योरिटी टेस्टिंग फॉर स्मार्टफोन क्रैकडाउन ऑन प्री इंस्टॉल्ड ऐप। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कोई भी मोबाइल फोन खरीदा होगा, मोबाइल फोन, ठीक है, वहां पे कुछ ऐप ऐसी आती है ना कि आप उसको अनइंस्टॉल कर ही नहीं सकते। देखा आप लोगों ने? मतलब कि आप लोग कोई फोन खरीद रहे हो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने उस पे ना लॉन्ग प्रेस करके देखना, वो अनइंस्टॉल का ऑप्शन ही नहीं आएगा। ठीक है, आप उसको अनइंस्टॉल हटा ही नहीं सकते। तो अब ना जो इंडिया जो है कुछ ना नए वो लेके आया, नए फीचर्स लेके आया है, या फिर नई पॉलिसी लेके आया है जिसमें ये सब वैलिड नहीं रहेगा। ओके, इसकी जो डिटेल्स है वो आगे आएगी तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ सिर्फ आप लोग इतना ही समझ लीजिए। ओके, और ये थोड़ा बहुत ना इंडिया प्लान न्यू सिक्योरिटी टेस्टिंग थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी किया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे रेडमी एमआई के फोन है, एमआई के फोन में वो गेट एप्स हो गया, और भी एमआई स्टोर हो गया, दो तीन और एप्स हैं जिनको आप अनइंस्टॉल कर ही नहीं सकते। सो नेक्स्ट आर्टिकल है गाइस कि इंडिया रिमेन्स बिगेस्ट आर्म इंपोर्टर बिटवीन 2018 से 22 डिस्पाइट ड्रॉप इन ओवरऑल इंपोर्ट। ओके, ये एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बोला गया है जो रशिया है ना, वो लार्जेस्ट सप्लायर है आर्म्स का इंडिया में। ठीक है, मतलब कि इंडिया जो सबसे ज्यादा हथियार ले रहा है वो कहाँ से ले रहा है? वो ले रहा है रशिया से। सो सबसे पहले तो आप लोग को ये याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है कि फ्रांस जो है वो सेकंड है, यानी कि हम जितना भी आर्म्स वगैरह लेते हैं ना, वो हम लोग कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से मंगवाते हैं? पहला तो रशिया से, दूसरा हो गया फ्रांस से। ओके, अब इसके बाद ये दो चार फैक्ट है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं कि अमंग द टॉप 10 आर्म एक्सपोर्टर फॉर द पीरियड 2018 से 22 इंडिया वाज द
biggest arm export market to the three countries Russia, France and Israel and second largest export market to South Korea। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना इम्पोर्टर भी प्लस में अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो इंडिया वाज द बिगेस्ट आर्म एक्सपोर्ट टू द थ्री कंट्रीज यानी कि रशिया, फ्रांस और इजराइल को सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो इंडिया करता है। ठीक है? ये थोड़ा बहुत देख लेना अगर मतलब क्वेश्चन आएगा ना तो सिंगल स्टेटमेंट आएगा कि which among the following countries is the biggest arm supplier to India। ठीक है, ओके ऐसे चार पांच ऑप्शन दे देंगे वो रशिया दे देंगे, इजराइल दे देंगे, यूके दे देंगे और यूएसए दे देंगे, तो इजी होना चाहिए आप लोग के लिए। नेक्स्ट, पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली 813 गन लाइसेंस को कैंसिल किया है क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा गन कल्चर प्रमोट हो रहा था, तो उसी को रोकने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 जो कि प्रोहिबिटेड करता है कि कोई भी इंसान फायर आर्म को यानी कि बंदूक वगैरह ये सारी चीज़ होगी इनको एक्वायर नहीं कर सकता, इनको पोजेस नहीं कर सकता, इनको कैरी नहीं कर सकता बिना लाइसेंस के। यानी कि ये सब करने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? एक लाइसेंस होना चाहिए, ओके। अब यही इसी वाले एक्ट में 1959 वाला जो एक्ट है इसमें 1983 में हम लोगों ने अमेंडमेंट करके हमारी पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करके बेसिकली ये बोल दिया था कि एक इंसान 3 से ज़्यादा फायर आर्म्स को कैरी नहीं कर सकता। एक्सेप्शन क्या है? अगर वो कोई लाइसेंस डीलर है, ऑब्वियस सी बात है उसके पास तो 3 से ज़्यादा हो जाएगी, यानी कोई आर्म्ड फोर्सेस से बिलॉन्ग करता है यूनियन की या कोई राइफल क्लब से बिलॉन्ग करता है, ओके। इन तीनों को छोड़ के कोई भी बंदा 3 से ज़्यादा फायर आर्म को कैरी नहीं कर सकता। और जो लाइसेंस दिया जाता है फॉर एग्जांपल तुम्हें गन का लाइसेंस चाहिए, तुम कैसे बनवाते हो? जो गन का लाइसेंस दिया जाता है ना वो तुम्हें सेल्फ डिफेंस के पर्पस के लिए या क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया या स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से ही दिया जाता है। नेक्स्ट हो गया कि 2019 में अमेंडमेंट करके जो ये लिमिट थी जो कि 3 फायर आर्म्स की थी इसको घटा के 1 कर दिया, ओके। और जो भी एप्लीकेशन होती है फॉर द ग्रांट ऑफ आर्म लाइसेंस के लिए ये सब वो आपके स्टेट गवर्नमेंट या डीएम कंसर्न के पास जाती है, ओके। तो इसमें बेसिक से जो जो भी एक्ट के प्रोविजन से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आगे, अभी रिसेंटली इंडिया और स्वीडन ने एक एमओसी मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन प्रमोट रिसर्च नेटवर्किंग बिटवीन रिसर्च इंस्टीट्यूशन फ्रॉम बोथ द कंट्री। जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है ना इंडिया और स्वीडन के, इनके बीच में एक तरह से कोलेबोरेशन बनाना और कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना रिसर्चिंग नेटवर्क को प्रमोट करने के लिए किया गया है। अब कुछ रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो इंडिया ने दूसरी कंट्रीज के साथ साइन किया है। क्या यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है? बिल्कुल पूछता है। और मतलब कि जैसे आप मैंने लास्ट वाली क्लास में आप लोगों को टाइप ऑफ क्वेश्चन भी शो किए थे कि यूपीएससी किस किस तरह के क्वेश्चन पूछता है इसमें, ओके। और हमने बिल्कुल देखा था उसमें कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो नए नए साइन होते हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट। इंडिया ने यूएस के साथ साइन किया है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, ये इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर वाला काफी न्यूज में रहता है। ओकलैंड यूनिवर्सिटी ने साइन किया है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए कैंसर केयर के लिए, ठीक है, एमओयू। तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कहाँ पे? ये आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। इंडिया ने साइन किया है एमओयू कहाँ किसके साथ? साउथ अफ्रीका के साथ। किस चीज में? डिसेबिलिटी सेक्टर में। तो क्वेश्चन आता अब डायरेक्टली आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि which of the following countries recently signed and MOU with India in disability sector? यानी चार पांच ऑप्शन दे देंगे, you will get confused if you don't know। और इंडिया ने चिले के साथ साइन किया है MOU in the cooperation in the field of agriculture and allied sectors, okay। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा, ये दो चार चीजें हैं, आप लोग इनको प्लीज बार बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जो एशिया की फर्स्ट वुमन लोको पायलट है वो बन गई है सुरेखा यादव, जो कि ऑपरेट करेगी न्यू सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को, ओके। बस आप लोगों को इतना ही याद है, दैट्स ऑल। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज टू बिगिन इन न्यू दिल्ली। जो पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज पे वो नई दिल्ली में स्टार्ट होगी। और ये किसके अंडर की जा रही है? बेसिकली आप लोगों को मालूम होगा जो एससीओ की मेंबरशिप है वो अभी किसके पास है? जो एससीओ एससीओ को कौन लीड कर रहा है एज ऑफ नाउ? एससीओ को लीड कर रहा है हमारा इंडिया, ठीक है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज थी। अब थोड़ा बहुत ना हम लोग एससीओ के बारे में देख लेते हैं। जस्ट 1 मिनट, एससीओ डाला तो था मैंने, ओके। आगे है ये एससीओ। आज मतलब एससीओ काफी न्यूज में रहता है ना, एससीओ G20 कि उनकी मीटिंग अब इधर हो रही है फिर उधर हो रही है। इसको सबसे बढ़िया याद करने का तरीका बताऊं? एक मैप लेना, ब्लैंक मैप लेना, ठीक है। जैसे G20 की बिजनेस वाली मीटिंग अलग हो रही है, कल्चर वाली अलग हो रही है, सबको ना पिन पॉइंट करके नाम नाम लिख देना बस। मतलब ऊपर मैप पे नाम होना चाहिए G20, बात खत्म। और नीचे जैसे फॉर एग्जांपल आसाम में मणिपुर में कोई मीटिंग हुई है, लाइन लिखो बस बिजनेस।
सिक्किम में कोई मीटिंग हो रही है रिसेंटली बिजनेस, या मतलब और किसी पर्पज, कल्चर पर्पज के लिए हो रही है कहीं और काशी में, तो लिखो काशी पे टिक मार्क करो ऐसे, ठीक है। तो ऐसे याद हो जाएगा, ये मतलब एक याद करने का तरीका है इफ यू वांट टू डू इट। नाउ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, प्लस में ये भी देख सकते हो कि इंडिया इज आल्सो गोइंग टू होस्ट जो एससीओ टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग है, वो काशी में होगी, ठीक है, वो काशी में होगी, ठीक। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने रिसेंट मतलब कंडक्ट किए थे 2 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किसके, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल्स ऑफ उड़ीसा कोस्ट। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए वी स्वराज, ये क्या क्या होती है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। अब ना आपको इसमें मालूम क्या होना चाहिए, आपको इसमें मालूम होना चाहिए इनकी रेंज, रेंज कितनी है इनकी, 0.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की है, वेरी शॉर्ट है ना, तो यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर देगा, 5 की जगह 50 किलोमीटर दे देगा वो, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ ये जो सिस्टम है टिपिकली क्या-क्या इंक्लूड होता है इसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स और मिसाइल्स वगैरह। तो ये कुछ एग्जांपल्स दे रखी है इसके विशोराट्स के, यानी कि जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है उसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, और ये किसके लिए होते हैं, ताकि जो होस्टाइल एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, ड्रोन वगैरह को गिरा देना, ठीक है, अगर कोई दुश्मन टेरिटरी का ड्रोन हम पे नजरानी रखे हुए तो उस सेंस में। नेक्स्ट, जो श्री अनुराग सिंह ठाकुर है, वो हमारे जो मिनिस्टर है, उन्होंने 16th मीटिंग ऑफ एससीओ यूथ काउंसिल को बेसिकली चेयर किया न्यू दिल्ली में। तो आपको मालूम होना चाहिए मीटिंग कहाँ पे हुई है, ठीक है, किसने वो किया वो सब मालूम, नोट इन, ठीक है। तो ये नई दिल्ली में हुई है, यूथ से रिलेटेड, यूथ काउंसिल। अब ये क्वेश्चन है, ये आपका सीडीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एशियन कंट्रीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ द एससीओ। इसमें से तुर्कमेनिस्तान मेंबर नहीं था और इंडिया मेंबर बना था एससीओ का 2017 में। अब मुझे ये बताना है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में, कौन से डिक्लेरेशन के थ्रू इंडिया एससीओ का मेंबर बना था। और ये मेंबर कंट्रीज है, चाइना मेंबर है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। ये याद रखना, सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज होते हैं, 5 कंट्रीज है सेंट्रल एशिया में, 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। उसमें से ना कजाकिस्तान भी है मेंबर, किर्गिस्तान भी है मेंबर, ताजिकिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान भी है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तुर्क, ठीक है, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की अलग है, तुर्कमेनिस्तान मेंबर नहीं है, बस इतना याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ओके, पहले बता रहा हूँ। और एससीओ एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एस्टेब्लिश किया गया था 2001 में। आप लोगों को ये बताना इंडिया कौन से डिक्लेरेशन के थ्रू मेंबर बना था एससीओ का। नाउ अटल इनोवेशन मिशन ने, ठीक है, एक लॉन्च किया है एटीएल साथी, ठीक है। तो अटल इनोवेशन मिशन किसका है, ये है नीति आयोग का। ये क्वेश्चन ना मैं आप लोगों को कितनी बार बताऊं, 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, 3 से 4 बार ये क्वेश्चन ये वाला पूछा जा चुका है ऑलरेडी, कि अटल इनोवेशन मिशन किसका, अटल इनोवेशन मिशन किसका है। तो अभी इन्होंने एक एटीएल, एटीएल भी क्या है, वही अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज साथी, इसके लिए कुछ उन्होंने वो किया है। रीजन क्या है इसका, टू स्ट्रेंथन द एवर ग्रोइंग इकोसिस्टम ऑफ अटल टिंकरिंग लैब्स, ठीक है, ओके। तो ये पढ़ सकते हो आप, ये क्या है, अटल इनोवेशन मिशन इज एस्टेब्लिशिंग एटीएल इन स्कूल्स, स्कूल्स में बनाया जाएगा इंडिया में, ताकि बच्चों में क्यूरियोसिटी होगी, क्रिएटिविटी होगी और इमेजिनेशन हो गया, वो प्रमोट किया जा सके बच्चों में, ठीक है। तो इस तरह की चीज आप लोग पढ़ सकते हो। आगे बढ़े, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें कि एटीएल साथी किसका इनिशिएटिव है, तो अटल इनोवेशन मिशन। अगर ये न्यूज ऑप्शन में ना हो ना, तो वहां पे ऑप्शन में नीति आयोग जरूर मिलेगा। नेक्स्ट, जो महिंद्रा ऑटोमोटिव है, महिंद्रा ऑटोमोटिव बिकम्स टाइटल स्पॉन्सर फॉर, ये तुम्हारा आईपीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ओके। और जो मैरी कॉम और फरहान अख्तर है, ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ओके। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई इन्होंने साइन किया महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ, मतलब कि उनके टाइटल स्पॉन्सर है किस चीज के लिए, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जो वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, ये कहाँ पे होने जा रही है, ये होने जा रही है भाई न्यू दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और जो मैरी कॉम है और जो बॉलीवुड एक्टर है फरहान अख्तर, ये इसके एम्बेसडर चुने गए हैं, ठीक है। और इंडिया इस होस्ट को थर्ड टाइम होस्ट कर रहा है, थर्ड टाइम, ओके, नॉट ए फर्स्ट टाइम। तो यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर देगी कि इंडिया इज होस्टिंग इट वेरी फर्स्ट टाइम ऐसे करके, okay? चलो, now climate entrepreneur श्रेया गोदावत अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ द सी चेंज क्लाइमेट। बस आप लोग को इतना ही मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि एक क्लाइमेट एंटरप्रेन्योर श्रेया गोदावत है जिसको कि इंडियन एम्बेसडर बनाया गया शी चेंजेस क्लाइमेट चेंज के लिए। थोड़ा सा, और इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस वही है कि जो वुमेन्स वगैरह है उनको इनकरेज करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें क्लाइमेट चेंज कन्वर्जेशंस वगैरह में, ठीक है। कुछ जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, वहाँ पे पार्टिसिपेट करें, इस तरह की चीज़ें।
अब ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर है जो कि रिसेंटली बनाए गए, जैसे सचिन तेंदुलकर को सेवलॉन का, आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ का नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट 5 स्टार क्वेश्चन लगा लो इस पे, ठीक है। और निखित जरीन को एनएमडीसी का, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। रीजन क्या है, ऐसे तो बहुत सारे उसके बनाए जाते हैं मतलब ब्रांड एम्बेसडर, बट ना ये अगर आप लोग देखोगे एक टीएससी है, आप लोग मुझे इसका हेडक्वार्टर बना, जो नेशनल मिल्क कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। स्मृति मंदाना हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की, सौरव गांगुली जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन, ठीक है। ये सारे बैंकिंग वाले, हरमनप्रीत कौर पूमा की, ठीक है। बाकी ये 2 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एज ऑफ नाउ, ये 2 आप लोग को याद होना चाहिए। आगे बढ़े। जो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी है, 2018 में उनकी एक नॉवल आई थी पागल खाना, उसको सेलेक्ट किया गया है 32nd व्यास सम्मान अवार्ड के लिए, ओके। तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए। और ये जो अवार्ड है किसके द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया था, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में। ये जो द एनुअल किसको दिया जाता है, ये जो हिंदी लिटरेरी वर्क में आउटस्टैंडिंग जिन्होंने परफॉर्म किया उनको, और भारत सिटीजन को दिया जाएगा, ठीक है। अवार्ड मनी क्या है, 4 लाख रुपए। अब इस तरह का क्वेश्चन सर आपने क्यों करवाया, ये आपका सिविल सर्विस का क्वेश्चन है यूपीएससी का। ये है 2021 का क्वेश्चन, 2020 का, सॉरी 20 या 21 का है, देख लेना। कि भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड आर द टाइटल अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने पॉलिटी को मिक्स करके पूछा ये। पद्मा अवार्ड विच वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 फॉर सस्पेंडेड ओनली वंस। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 इन ए पर्टिकुलर ईयर। तो ये आप लोगों का सिविल सर्विस क्वेश्चन है, आप लोग मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। काफी इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। भारत रत्न आप लोग पढ़ते होंगे, अगर वो नहीं पढ़ते तो एटलीस्ट फर्स्ट स्टेटमेंट जरूर देख लेना ध्यान से, ओके। ये कुछ प्राइज है जो कि रिसेंटली न्यूज में थे, जैसे प्रित्जकर प्राइज 2023 वाला डेविड किपरफील्ड ने जीता था। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का सज्जन जिंदल थे। और ये नेबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला को मिला था। और जो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर और मीराबाई चानू, मार्कोनी प्राइज हरी बालाकृष्ण, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारे के सारे हमारे प्रीवियस करंट अफेयर सेशंस में। नेक्स्ट न्यूज है कि बेंगलोर रिसीव हेल्थी सिटी अवार्ड फॉर स्मोकिंग लॉस। एक मीटिंग हुई थी, मतलब एक समिट हुई थी लंदन में, वहां पे बेंगलोर को अवार्ड मिला है पार्टनरशिप फॉर हेल्थी सिटीज का। किस चीज के लिए, इन्होंने बेंगलोर ने बेसिकली इफेक्टिवली इन्फोर्स किए स्मोक फ्री लॉस को, ओके। नेक्स्ट ये अपनी ये कुछ वन लाइनर है। ये वन लाइनर आप लोगों के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं इनको। कि जो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल है, जैसे ऋषिकेश में होगा, आरबीआई ने लॉन्च किया है हर पेमेंट डिजिटल टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। सीनियर आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला को बेसिकली एसएसबी को हेड करने का दिया गया है। शेख अहमद नवाब अल, इतना बड़ा नाम है, देख लेना, कुवैत के ये पीएम चुने गए हैं, ठीक है। इसमें से इंपोर्टेंट देख लेता हूँ। हाँ, सेवलोन ने बेसिकली सचिन तेंदुलकर को वर्ल्ड का फर्स्ट हैंड एम्बेसडर चुना गया है, ठीक है। और कैच द रेन कैंपेन, ये प्रधानमंत्री जो प्रेसिडेंट है मुर्मू के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कैच द रेन कैंपेन किससे रिलेटेड है ना, वर्ल्ड का जो फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर है वो महाराष्ट्र हाईवे पे इंस्टॉल किया गया है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। जो एमएसएमई का इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन और फेयर है, वो कहाँ पे इनोग्रेट किया गया, कोटा में। 2 दिन का एक मिलेट महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आगरा में, जो यूपी पीसीएस की तैयारी करे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जितेंद्र सिंह, इन्होंने इनोग्रेट किया है गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस को भोपाल में। अश्विनी वैष्णव ने रिलीज गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर, किसके लिए, सिक्किम के लिए। और पहले ना, मतलब आफ्टर सिंगापुर जो इंडिया का यूपीआई है, वो यूएई, मॉरिशस, इंडोनेशिया यहाँ पे भी एक्सटेंड होने जा रहा है, ठीक है। मतलब कि ये भी इंडिया के यूपीआई को अपना रहे हैं। एक विंडसोर फ्रेमवर्क था, इसको हमने डिस्कस किया था। ये यूके और ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन के बीच में, सिर्फ आप लोग को इतना ही याद रखना है, दैट्स ऑल, ओके। बोला तिनुबा, ये नाइजीरिया के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। वियतनाम पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया वो वैन क्यों को न्यू प्रेसिडेंट। आईएनएस त्रिकंद पार्टिसिपेट किया है इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज में। और इंडिया और फ्रांस के बीच में जो एक्सरसाइज हो रही है फ्रिंजेक्स, वो कहाँ पे होने जा रही है, मतलब कहाँ पे होगी, केरला में। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 102। टॉप किसने किया, डेनमार्क ने, okay। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोग पढ़ सकते हैं। इस वीक की करंट अफेयर में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।